स्वागत है दोस्तों, मैं हूं गौरव जैन। आप देख रहे हैं यूनिक गुरु 687। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनल स्ट्रैटेजी और टाइप्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फंक्शनल स्ट्रैटेजी है ना, ए फंक्शनल स्ट्रैटेजी इज द शॉर्ट टर्म गेम प्लान फॉर द की फंक्शनल एरिया विद इन ए कंपनी। तो फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या है? शॉर्ट टर्म गेम प्लान है, मतलब थोड़े समय के लिए बनाया जाता है, हमेशा एक ही प्लान हमेशा नहीं चलता है। फॉर ए की फंक्शनल एरिया विद इन ए कंपनी, जो कंपनी के की फंक्शनल एरियाज होते हैं जैसे कि मार्केटिंग हुआ, फाइनेंसिंग हुआ, उन जगहों में ये आपका काम आता है, उनके लिए बनाया जाता है। इट इज़ द अप्रोच फंक्शनल एरिया टेक्स टू अचीव कॉर्पोरेट एंड बिजनेस यूनिट ऑब्जेक्टिव्स। ये एक ऐसा अप्रोच है जो फंक्शनल एरिया में हम लोग को मदद करता है कॉर्पोरेट और बिजनेस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। एंड स्ट्रैटेजीज बाय मैक्सिमाइजिंग रिसोर्सेज प्रोडक्टिविटी, और इसमें हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे हम लोग अपने रिसोर्स के प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। इट डील्स विद प्लान दैट प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव्स फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये हमारा एक प्लान बनाता है जो एक कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करने में, पाने में मदद करता है। फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग डिफरेंट ऑपरेशंस, इसमें जो रिसोर्सेज होती है, संसाधन होते हैं, उसे अलग अलग जगह में लगाए जाते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस में। एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम फॉर एन ऑप्टिमल कंट्रीब्यूशन टू द अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस। ये क्या करता है? उन सभी आपके ऑपरेशंस का कोऑर्डिनेशन बना के काम करता है ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। एंड कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स, और कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव किया जा सके। फंक्शनल स्ट्रैटेजीज प्ले टू इंपॉर्टेंट रोल्स, मतलब फंक्शनल स्ट्रैटेजी दो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। पहला, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑल ओवर बिजनेस स्ट्रैटेजी। सबसे पहला ये सपोर्ट देती है सभी के सभी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को, उनको मतलब पूरा करने में मदद करती है। दूसरा, दे स्पेल आउट हाउ फंक्शनल मैनेजर विल वर्क सो एज टू इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस इन देयर रेस्पेक्टिव फंक्शनल एरियाज। और ये हमें बताता है कि फंक्शनल मैनेजर किस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं उनके फंक्शनल एरियाज में। फंक्शनल स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंस, फंक्शनल स्ट्रैटेजी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, हेल्प इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस फंक्शंस, ये मदद करता है बिजनेस फंक्शंस के ऑपरेशन को करने में। दूसरा है मैनेजरियल रोड मैप, मतलब ये हमें रोड मैप प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से काम करना है, क्या कब करना है, कैसे करना है, ये पता चलता है। तीसरा, हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रांड स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कॉर्पोरेट लेवल, उनको इम्प्लीमेंट करने में ये हमें मदद करता है। चौथा, डिसीजनल गाइड्स टू एक्शन, ये हमें डिसीजन लेने में मदद करता है कि किस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो उसकी ये स्ट्रैटेजी बना के देता है। पांचवा है इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, हर ये फंक्शनल एरिया का एफिशिएंसी को बढ़ाने में और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। छठा, बिल्ड कम्पिटिटिव एडवांटेज, ये कम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड करता है, मतलब कंपटीशन में फेस करने के लिए हमें सभी फंक्शनल एरिया में बेहतर होने की दरकार है, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो। तो कि हर क्षेत्र में अगर कंपनी बेटर परफॉर्म करती है तो उसकी कंपटीटर की तुलना में उसका ये एक एडवांटेज होता है, इसी को बोलते हैं कंपटीटिव एडवांटेज, को ये बिल्ड करने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी चार तरह के हैं। पहला मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दूसरा फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, तीसरा ऑपरेशन स्ट्रैटेजी जिसको हम प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, और चौथा है हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। हाँ, तो सबसे पहला फंक्शनल एरिया होता है मार्केटिंग, और उसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज ए लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? लंबे समय तक, बहुत दूर तक वो देखता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। एंड एन ओवरऑल गेम प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एनी बिजनेस, और ये क्या होता है? पूरी गेम प्लान होता है, तैयारी की जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है, पूरा सोचा जाता है, पूरा प्लानिंग किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी बिजनेस का, विद द फंडामेंटल गोल ऑफ अचीव ए सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। और इसका फंडामेंटल गोल, सबसे पहला उद्देश्य होता है कि ये कम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करे। सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब हमेशा कंपटीशन चाहे जितना भी हो मार्केट में, इसे कोई दिक्कत नहीं हो, हमेशा इसको कंपटीशन का फायदा मिले। बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, ये कैसे कर सकता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? जब वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स, उनकी क्या ज़रूरत है और उनकी क्या चाहत है, उसको समझ सके, समझने के बाद ही वो ऐसा डेवलप कर सकता है। तो चार तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मार्केट डोमिनेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज, दूसरा है हम लोग का पॉर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजी, तीसरा इनोवेशन स्ट्रैटेजी, और चौथा होता है ग्रोथ स्ट्रैटेजी।
सबसे पहला स्ट्रैटेजी आता है मार्केट डोमिनेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी। तो मार्केट डोमिनेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या है? इन दिस स्कीम फार्म्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मार्केट शेयर और डोमिनेंस ऑफ एन इंडस्ट्री। तो इस स्कीम में फार्म्स को बांटा गया है उनके शेयर, डोमिनेंस मतलब उस इंडस्ट्री का मार्केट में कितना प्रभाव है, इन चीज़ों को देख के ध्यान में बांटा गया। टिपिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट डोमिनेंस स्ट्रैटेजी के हिसाब से 4 तरह के मार्केट होते हैं। पहला आता है लीडर, चैलेंजर, फॉलोअर और निकर। तो लीडर किसे कहेंगे? जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा होगा उसे हम, उस कंपनी को या फार्म को हम लीडर कह सकते हैं। चैलेंजर हम उसे कहेंगे जिसका लीडर के करीब करीब मार्केट शेयर होगा, मतलब थोड़ा ही कम होगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। फॉलोअर जिसका थोड़ा मार्केट शेयर होगा, बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं होगा, वो चैलेंजर और लीडर के कंपैरिजन में नहीं होगा। और निकर मतलब जो सिर्फ एक फोकस कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि राउरकेला है तो वो सिर्फ राउरकेला में ही फोकस कर रहा है और वो राउरकेला के बाहर देख ही नहीं रहा है, और कोई भी कंपनी राउरकेला में आ नहीं सकती क्योंकि वो अपना राउरकेला में मोनोपोली टाइप का मार्केट क्रिएट कर रखा है। तो इस तरह की हम लोग स्ट्रैटेजी को बोल सकते हैं निकर। ठीक है, दूसरा स्ट्रैटेजी आता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजी। पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजी क्या है? इट फोकस टू द स्कोप ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये फोकस करता है कि मार्केट पेनिट्रेशन का स्कोप क्या है, कि मार्केट में कैसे हम लोग ज़्यादा समय तक कंपटीटर को परेशान कर सकते हैं या कंपटीटर से फ़ायदा उठा सकते हैं। फार्म्स सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, फार्म का कम्पिटिटिव एडवांटेज कितना है उस चीज़ को ध्यान में रख के इसको बनाया जाता है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 बोर्ड कैटेगरीज। फिर इसको 3 भागों में और बांटा गया है। सबसे पहला कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब है कि कॉस्ट ऐसा है कि जिसके कंपैरिजन में और कोई कंपनी बेच ही नहीं सकती, तो कॉस्ट के कारण उसी कंपनी का माल बिकना है, उसी फार्म का माल बिकना, और कोई फार्म कंपटीशन कर ही नहीं सकता। दूसरा होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कुछ ऐसा अलग क्वालिटी कि कुछ कस्टमर जिनको वो क्वालिटी चाहिए वो उस फार्म को छोड़कर कहीं और जा ही नहीं सकते, तो इस तरीके से भी कंपटीटिव एडवांटेज गेन किया जा सकता है। तीसरा है मार्केट सिगमेंटेशन, एक पर्टिकुलर मार्केट की ज़रूरत को ध्यान में रखना जिससे कोई भी फार्म क्या है उस मार्केट में अपना कैप्चर नहीं कर सके, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट सिगमेंटेशन। तीसरा स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का इनोवेशन स्ट्रैटेजी। इट फोकस ऑन द रेट ऑफ फार्म डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स। तो ये फोकस करता है कि फार्म कितनी तेज़ी से नए प्रोडक्ट को बना रहा है या मतलब बिजनेस मॉडल को इनोवेट कर रहा है, नए नए बिजनेस मॉडल को लेके आ रहा है। देयर आर 3 टाइप्स सचेस। तो इस तरीके से 3 तरह के हो सकते हैं। पहले हो सकते हैं पियोनियर्स, क्लोज फॉलोअर्स और लेट फॉलोअर्स। पियोनियर्स मतलब वो जो तेज़ी से ईजाद कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट का या इनोवेशन कर रहे हैं। क्लोज फॉलोअर्स जो उनको देख के बहुत तेज़ी से उन अपने चेंजेस कर रहे हैं। एंड लेट फॉलोअर्स जिनमें अपनी तेज़ी से वो चेंजेस कर नहीं पा रहे, उनको बोलते हैं लेट फॉलोअर्स। फिर आता है हम लोग का ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है? इट डील्स विद द क्वेश्चन व्हाट शुड द मेजर विच में हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रॉपर ग्रोथ। तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि ऐसा क्या कर सकता है फॉर्म कि वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ तेज़ी से दे सके। द मोस्ट कॉमन वे मे बी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटेग्रिफिकेशन। तो इसमें मोस्ट कॉमनली 4 तरीके के हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब वो अपने प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा सकता है, मतलब पहले एक प्रोडक्ट बना रहा था, बाद में और भी कई तरह का प्रोडक्ट, जैसे कि रेनॉल्ड्स क्या है, पहले पेन बना रहा था, फिर बाद में पेंसिल, रबर और भी कई तरह के आइटम बनाने लगा। इसको बोल सकते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब जिससे वो सामान खरीद रहा है या जिसको वो सामान बेच रहा है उनके बिजनेस को भी अपने बिजनेस में एक्वायर कर ले। मतलब जैसे रॉ मटेरियल जिससे खरीद रहा है, रॉ मटेरियल उससे खरीदने की जगह अपना खुद रॉ मटेरियल बनाने लगे, या जहाँ से वो माइनिंग करके वो सामान निकल रही है खुद ही माइन करके खुद के निकाले, या फिर जहाँ होलसेल मार्केट बेच रहा है उस होलसेल मार्केट में भी वो अपना खुद ही करे, जहाँ शोरूम में वो देता है बेचने के लिए अपना सामान वो शोरूम भी अपना खुद खोले। तो इस तरीके का इंटीग्रेशन को हम बोल सकते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। फिर डाइवर्सिफिकेशन मतलब हो सकता है वो अपना प्रोडक्ट उसको समझ में नहीं आ रहा है तो पूरी तरीके से वो नया मार्केट नया प्रोडक्ट के लिए जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इंटीग्रिफिकेशन क्या हो सकता है? इंटेंसिफिकेशन मतलब हो सकता है वो अकेले मार्केट में सस्टेन नहीं कर पा रहा हो तो नया कंपनी के साथ इंटीग्रेट होकर नई 2 कंपनी मिलके अगर नया कंपनी बना सकती है तो इस तरह के इंटीफिकेशन कह सकते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हीरो होंडा। तो हीरो और होंडा बीच में मिलके दोनों अपनी कंपनी बनाई थी, तो इस आमलागामेटेड हो गए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटीफिकेशन। दूसरा फंक्शनल एरिया है बिजनेस का फाइनेंस, और उसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी।
तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या है, चलिए जानते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियली कंसर्न विद प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का खास करके जुड़ा हुआ होता है प्रोक्यूरमेंट और यूटिलाइजेशन के फंड से। प्रोक्यूरमेंट मतलब फंड का जुगाड़ करना, कहाँ से पैसा आएगा, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और फंड का कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। द बेसिक पर्पस इज टू इंश्योर एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड फुलफिलिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये मतलब एडिक्वेट फंड का जुगाड़ कर सके, मतलब जितना फंड चाहिए उतना वो जुगाड़ कर सके, कम ना पड़े पैसा, रेगुलर सप्लाई और लगातार जितने पैसे की दरकार है वो बना रहे, कभी पैसे की कमी नहीं हो। टू फुलफिल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, जिससे हमारा अभी का ज़रूरत भी पूरा हो और आने वाले समय में फ्यूचर की भी जो ज़रूरत है वो भी पूरा हो बिजनेस इंटरप्राइज का, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी डील विद एरिया सच एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर, एस्टिमेटिंग प्रॉफिट पोटेंशियल, अकाउंटिंग फंक्शंस एंड सो ऑन। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी किस किस एरिया में काम करता है? सबसे पहला है फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसे से जुड़े हुए जो भी रिसोर्स है उनके मैनेजमेंट में काम करता है। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट कहाँ कहाँ किस किस एरिया में कितना कितना खर्चा आ रहा है ये जानना जरूरी है, नहीं तो पैसा पता कैसे चलेगा कि हमें कितने पैसे की जुगाड़ करनी है, कहाँ से जुगाड़ करनी है। एस्टिमेटिंग प्रॉफिट पोटेंशियल, कहाँ से हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि हमको कहाँ से फ़ंड जुगाड़ करना है, क्योंकि हम वहाँ से फ़ंड लेके मुझे नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा ये देखना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग जगह से पैसे को जुगाड़ करने से अलग अलग खर्चा आता है। फिर आता है अकाउंटिंग फंक्शन, अकाउंटिंग का भी ध्यान दिया जाता है इसमें। इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी डील विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स, असेज एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। तो थोड़ा सा अगर शॉर्ट में बोला जाए तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी मुख्य रूप से ध्यान देता है कि हमारे पास सोर्स क्या क्या तरीका है जिससे हम अवेलेबल कर सकते हैं फ़ंड का, असेज कहाँ कहाँ सोर्स हमारा पैसा लगेगा, मैनेजमेंट ऑफ फंड, फंड को मैनेज करता है। इवेलुएटिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस, बिजनेस का वर्थ कितना है इसको वो इवेलुएट करता है, पता करता है कि बिजनेस का वर्थ कितना है। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का दो अप्रोच है, दो भागों में अप्रोचेस को बांटा गया है। पहला है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच होता क्या? टॉप डाउन मतलब ऊपर से लेके नीचे तक इसमें आता है। तो देखिए, इट डिटरमाइन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन एंड डिसीजन फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्ची। मतलब क्या है, इसमें जो भी डायरेक्शंस होते हैं या जो भी डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल की ओर आते हैं। मतलब टॉप लेवल जो डिसीजन लेता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताता है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताता है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट इसको इंप्लीमेंट करता है। द टॉप लेवल मैनेजमेंट टेक द डिसीजन एंड सेट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज एंड दैट द डायरेक्शन एंड पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड बाय द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि मैं बताया था, टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है या ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा उसको सेट करता है, प्लान पॉलिसीज प्रोसीजर क्या होगा उसको बनाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है विभिन्न फंक्शनल एरियाज ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, एटीसी। फिर दूसरा अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। कैसे? देखिए, इट ऑर्गेनाइज फ्रॉम द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट। मतलब ये चलता है जो पीछे वो काम किए हैं उससे उन कामों से उनको जो एक्सपीरियंस मिला उसके आधार पर इसको बनाया जाता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज फ्लेक्सिबल टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी विथ नोइंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए, हर समय स्ट्रैटेजी को बनाना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि उनको इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में अच्छी से जानकारी नहीं होता है। बॉटम अप अप्रोच सजेस्ट फॉर्मेटिंग द आइडिया फ्रॉम देयर अर्लियर एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर ओन प्रोसेस एंड देन इन्वेस्ट द स्ट्रैटेजी बेस्ड अपॉन दिस एक्सपीरियंस। तो बॉटम अप अप्रोच ये बताता है, ये सजेस्ट करता है कि जो हमको आइडिया मिला है पिछले एक्सपीरियंस से, जो हम पीछे काम किए, कस्टमर को डील किए हैं, सप्लायर से डील किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो काम किए हैं और अपने खुद के प्रोसेस से, उन सभी से जो मुझे आइडियाज़ जो मिले हैं उन सबको हमको इन्वेस्ट करके अपने स्ट्रैटेजी को बनाना है। तो ये होता है हमारा बॉटम अप अप्रोच। आता है सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड का मतलब फंड की कहाँ कहाँ ज़रूरत है और उस फंड को हम लोग कहाँ से जुगाड़ करेंगे, इस चीज़ों पे हम लोग जो डिसीजन लेते हैं। तो द मेजर फैक्टर ऑफ विच स्ट्रैटेजीज आर मेड, कौन कौन से फैक्टर है जिसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाए जाते हैं। पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब हम कितना कैपिटल डेब्ट से लेंगे, कितना कैपिटल इक्विटी से लेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें। देखिए, इक्विटी क्या है, लंबे समय के लिए हमको पैसा जुगाड़ करने में मदद करता है। डेब्ट कैपिटल क्या है, सस्ता पड़ता है, उसका इंटरेस्ट रेट हमको कम पे करना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम देख समझ के अपना ज़रूरत के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर आता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे, शेयर वगैरह इशू करेंगे कि हम बॉन्ड्स इशू करेंगे कि हम बैंक वगैरह से लोन लेंगे, ये सारी चीज़ आता है। फिर हमारा आता है वर्किंग कैपिटल बोरोइंग्स। वर्किंग कैपिटल मतलब हमारा डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे की दरकार होगी
वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड एसेट में जो पैसा हम लगाते हैं वो होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल बोरिंग्स मतलब वर्किंग कैपिटल हमारा डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए कितने कैपिटल की दरकार है और हमें उसे कहाँ से लेना बेटर रहेगा। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस एज सोर्स ऑफ फंड। रिजर्व और सरप्लस जो कंपनी बनाती है, कंपनी में अगर कोई नुकसान होगा उसका भरपाई के लिए, तो ये भी एक फंड के रूप में यूज़ कर सकता है कंपनी। तो ये उसके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको यूज़ करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा। फिर आता है हमारा रिलेशनशिप विथ लैंडर, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और हमारा फिर देखते हैं कि रिलेशन कैसा है लैंडर जो उधारी देते हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनको रिलेशन को देख कर ही हम देखते हैं कि उनसे हमको पैसा लेने हैं कि नहीं लेने, कि दूसरी ओर जाना है। फिर आता है हमारा सोर्स ऑफ फंड। सोर्स कहाँ से पैसे की जुगाड़ हो सकती है, एक्सटर्नल बोरिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग। हम बाहर से भी पैसा ला सकते हैं या कुछ अपना इंटरनल फाइनेंसिंग भी होता है, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, रिटर्न अर्निंग हो गया, ये सब। फिर सम एग्जांपल ऑफ डिसीजन दैट में रिक्वायर फाइनेंशियल पॉलिसी। कुछ एग्जांपल दिया गया है जो हम लोग लेते हैं फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के लिए, जैसे कि टू राइज कैपिटल विथ शॉर्ट टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, प्रिफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक इटीसी। तो हम लोग कैपिटल जो राइज करेंगे वो थोड़े समय के लिए लेंगे, उधारी की लंबे समय के लिए लेंगे, या प्रेफरेंस शेयर से लेंगे कि इक्विटी शेयर से लेंगे, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। टू लीज और बाय फिक्स्ड एसेट्स। अब जो हमको फिक्स्ड एसेट की दरकार है उसे हम खरीदेंगे कि लीज मिलेंगे। ये लीज मतलब भाड़ा मिलेंगे। ये दो चीज़ें हम देखते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि देखिए लीज में जो हम लेते हैं उसमें हमको पैसा बहुत कम लगता है, और जो खरीदते हैं उसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं टैक्स वगैरह के, तो वो सब चीज़ें देखते हैं। तो डिटरमाइन अप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब हम डिविडेंड जो देंगे उसका रेशियो क्या रहेगा, और कितना परसेंट हम डिविडेंड देंगे कि हमारा कंपनी देने के लिए भी सक्षम रहेगी और कस्टमर जो शेयर होल्डर है वो लोग भी खुश रहेंगे। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैश दैट मस्ट बी कैप इन हैंड। और हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कितने पैसे हमारे पास हर समय रहने चाहिए बिजनेस में, कि हमें जितने भी करेंट पैसे की ज़रूरत है वो हम पूरे कर सके, सप्लायर वगैरह को टाइमली पेमेंट कर सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपनी के रेपुटेशन को प्रभावित करती है। फिर आता है ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, जिसे हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू स्लैक एंड लेविस, तो स्लैक और लेविस के हिसाब से ऑपरेशनल स्ट्रेटजी क्या है। ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इज द टोटल पैटर्न ऑफ डिसीजन विच सेव द लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल स्ट्रेटजी। तो उनके हिसाब से ऑपरेशनल स्ट्रेटजी वो पैटर्न है, वो डिसीजन है जो हमें लंबे समय तक ऑपरेशन को प्रभावित करता है, कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की स्ट्रेटजी को, थ्रू द रिकॉन्सिलेशन ऑफ मार्केट रिक्वायरमेंट विथ ऑपरेशन रिसोर्सेज। तो ये जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है इसमें ध्यान दिया जाता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की, उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन किया जाएगा ना। हाँ, फिर है हमारा बिल्डिंग ऑपरेशन स्ट्रेटजी ऑन कम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़। तो हम लोग को ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इस हिसाब से बना है कि उसका कम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ रहे, मतलब कंपटीशन में वो हमको फ़ायदा दे सके। ऑपरेशन स्ट्रेटजी शुड बी लिंक्ड विद बिजनेस स्ट्रेटजी। ऑपरेशन स्ट्रेटजी हमारा जुड़ा हुआ होता है बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ। ऑन द अदर हैंड द बिजनेस स्ट्रेटजी शुड टेक इनटू अकाउंट द रिलेट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी ध्यान देता है क्या चीज़ में, प्रोडक्शन का क्या स्ट्रेंथ है, क्या खासियत है, क्या वीकनेस यानी क्या कमजोरी है प्रोडक्शन का। लाइकवाइज ऑपरेशन स्ट्रेटजी मस्ट बी कंसिस्टेंट विद बिजनेस स्ट्रेटजी एंड फॉर्मुलेट टू सपोर्ट द गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह हमारा ऑपरेशनल स्ट्रेटजी भी क्या होता है, इसी स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ होता है और बिजनेस स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में ये मदद करता है। 1970 एंड अर्ली 80 ऑपरेशन स्ट्रेटजी वाज नेग्लेक्टेड। 1970 से 1980 के बीच जो ये स्ट्रैटेजी है, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी को पे ध्यान नहीं दिया जाता था, नेगलेक्ट किया जाता था। लेट 80 एंड अर्ली 90 मेनी कंपनीज डेवलप द स्ट्रैटेजी दैट हैव क्वालिटी एंड टाइम एज द मेजर कंसर्न। 1980 से लेके 1990 में बहुत सारी कंपनी ने ये स्ट्रैटेजी बनाई ऑपरेशन स्ट्रैटेजी को, जिसमें उन्होंने ध्यान दिया कि क्वालिटी प्रोड्यूस हो और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, टू फॉर्मुलेट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी द डिस्टेंसिव कॉम्पिटेंस आर टेकन इनटू अकाउंट। तो देखिए इफेक्टिव तरीके से अगर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो इससे हमको क्या होता है, कंपटीशन में फ़ायदा मिलता है, क्योंकि सही क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचने में आसानी होती है और कम टाइम में बनने से उस पर खर्चा कम आता है, तो कम प्राइस में भी बेच के उसका फ़ायदा मिलता है। द फैक्टर दैट कुड हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द फार्म। तो ये जो फैक्टर्स हैं इसका या तो फार्म पे सही प्रभाव पड़ेगा या गलत प्रभाव पड़ेगा, या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। मस्ट बी क्लियरली एग्जामिन्ड, और उसको अच्छी तरीके से एग्जामिन करना है, अच्छी तरीके से समझना है। किसके द्वारा, स्वॉट एनालिसिस के द्वारा, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस के द्वारा।
हाँ, इन फॉर्मुलेटिंग ए सक्सेसफुल स्ट्रेटजी ए फार्म मस्ट टेक इनटू अकाउंट बोथ ऑर्डर क्वालिफायर्स एंड ऑर्डर विनर्स। तो देखिए, एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी बनाने के लिए फार्म दो चीज़ों पे ध्यान देती है। एक तो होता है ऑर्डर क्वालिफायर्स और दूसरा होता है ऑर्डर विनर्स। तो ऑर्डर क्वालिफायर्स क्या होता है? एक स्टैंडर्ड क्वालिटी जो कंपनी हमेशा मेंटेन करना चाहती है, जिससे कम क्वालिटी कंपनी नहीं चाहती है। फिर आता है ऑर्डर विनर्स। ऑर्डर विनर्स मतलब क्या, ऐसा और क्या खासियत रख सकती है अपने प्रोडक्ट पे जो उसके कंपटीटर से उसको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। जैसे कि हमारा आ सकता है डायमेंशन में प्राइस। अगर प्राइस के लिए क्या कंपटीटिव रख सकते हैं? लो कॉस्ट, कम दाम में अगर हम प्राइस रख सके। क्वालिटी में क्या, अच्छा डिज़ाइन हो, अच्छा क्वालिटी का हो। टाइम क्या है, सही समय में हम डिलीवरी अगर कस्टमर को दे पाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के मतलब में क्या हो सकता है? बहुत सारा हम वैरायटी हो सकता है या अच्छा खासा वॉल्यूम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस में क्या हो सकता है? सुपीरियर कस्टमर सर्विस, मतलब जैसे होता है ना आफ्टर सेल सर्विस, कुछ ख़राब हुआ तो उसका कस्टमर को उससे तसल्ली मिलता है। फिर लोकेशन कन्वीनियंस, मतलब ऐसा लोकेशन पे हमारा जगह रहना चाहिए, दुकान रहना चाहिए या इंडस्ट्री फार्म रहना चाहिए जहाँ पे आसानी से कस्टमर पहुँच सके, सामान को ले सके। Even though firms have tended to emphasize traditional strategy based on cost minimizing and product differentiation। पहले के ज़माने में जो स्ट्रेटजी बनाई जाती थी, जिसे हम ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी कहा जाता था, उसमें दो चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था। पहला कॉस्ट मिनिमाइजेशन, मतलब दाम कम से कम करना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में कुछ अलग, कुछ खासियत रखना। मेनी फार्म आर नाउ एडप्टिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड टाइम। अभी बहुत सारे फार्म क्या है, स्ट्रैटेजी में ध्यान दे रहे हैं क्वालिटी और टाइम को ध्यान में रखते हुए। तो पहला होता है क्वालिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी, मतलब दूसरे कंपनी की तुलना पे अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी कुछ बेहतर देना, जिससे कस्टमर उनके प्रोडक्ट को छोड़ के हमारे प्रोडक्ट के पास आए। फिर दूसरा नया आया है हमारा टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी। टाइम बेस्ड मतलब इतना कम टाइम में कि उसको प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देना कि कस्टमर सोच भी नहीं सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं डोमिनोज, आधा घंटा में आपको होम डिलीवरी दे दे, नहीं पहुंचा पाया मतलब पैसा वापस। तो इसको हम बोल सकते हैं टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि कस्टमर को भरोसा रहता है कि वो आधा घंटा में उसको सामान मिल जाएगा। हाँ, तो 6 एलिमेंट है ऑपरेशन स्ट्रेटजी का। सबसे पहला है पोजीशनिंग द प्रोडक्ट सिस्टम, कि प्रोडक्ट को किस तरीके से हम पोजीशन करते हैं मार्केट में। देखिए, द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन आर कस्टम एंड स्टैंडर्ड। यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट डिज़ाइन हो सकते हैं, कस्टम और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जो हम रेगुलर हमेशा बनाते हैं, हमेशा बेचते हैं, वो हो गया स्टैंडर्ड। कस्टम का मतलब क्या होता है? कोई कोई चीज़ ऐसे होते हैं जो कस्टमर के ऑर्डर को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, कुछ खास तरह का बनाया जाता है जो कि स्टैंडर्ड में मौजूद नहीं होता है। तो ये भी है हमारा किस तरीके से हम मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर दूसरा हमारा आता है फोकस ऑन फैक्ट्रीज एंड सर्विस फैसिलिटीज़। तो अकॉर्डिंग टू विचमैन सिंकर के हिसाब से क्या है? ए फैक्ट्री दैट फोकस ऑन ए नैरो प्रोडक्ट मिक्स फॉर ए पर्टिकुलर मार्केट नीची विल आउट परफॉर्म द कन्वेनिएंट प्लांट विच अटेम्प्ट ए ब्रॉडर मिशन। तो उनके हिसाब से क्या है, कुछ फैक्ट्री जो बहुत ही थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स करती है एक पर्टिकुलर मार्केट को ध्यान में रखते हुए, उनको हम कहते हैं नीची। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो प्लांट बनाते हैं वो कभी कभी ब्रॉडर मिशन जो लेकर काम करती है प्लांट, उनसे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया की ज़रूरत को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हैं। वो सभी की ज़रूरतों को पूरा करने में नहीं लगते हैं। फिर तीसरा एलिमेंट है प्रोडक्ट सर्विस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। द एक्टिविटीज़ इन ऑपरेशन मार्केटिंग एंड इंजीनियरिंग फंक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट सर्विस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आर इंटेंस एज द न्यू प्रोडक्ट सर्विस एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, जो भी एक्टिविटीज़ ऑपरेशन में या मार्केटिंग में या इंजीनियरिंग में होती है, वो हमारी जुड़ी हुई होती है प्रोडक्ट के डिज़ाइन में या डेवलपमेंट में। क्योंकि हम मार्केटिंग जब करते हैं तब हमें पता चलता है कि किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे। तो मार्केटिंग भी हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में। फिर आता हमारा टेक्नोलॉजी सिलेक्शन एंड प्रोसेस डेवलपमेंट। किस तरह का हम टेक्नोलॉजी लेंगे या किस तरह का प्रोसेस को डेवलप करेंगे। कंबाइनिंग हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट विथ कन्वेंशनल इक्विपमेंट एंड डाइवर्सिफाई इफेक्टिव ओवरऑल प्रोडक्शन स्कीम एज इंटेंडेड चैलेंजेस। तो देखिए, जैसा हमको चैलेंज मिलता है, जैसा मार्केट में चलन आता है, उसके हिसाब से हम टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट को चूज़ करते हैं अच्छी तरीके से प्रोडक्शन को करने के लिए और अपने चैलेंज को मीट करने के लिए। है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स, मतलब हम लोग को रिसोर्स को जो यूज़ करना है वो उसको स्ट्रैटेजी के द्वारा यूज़ करना है। देखिए क्या आता है, कैश एंड कैपिटल फंड, कैपेसिटी, वर्कर्स, इंजीनियरिंग, मशीन्स, मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन वेरी डिग्री ऑफ ईच फॉर्म। मतलब कैश, कैपिटल, कैपेसिटी, वर्कर, इंजीनियर, मशीन्स, मटेरियल, ये सभी रिसोर्सेज जो हैं अलग अलग कंपनी में अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं।
बिकॉज फॉर मोस्ट कंपनीज द वास्ट मेजोरिटी ऑफ फार्म रिसोर्सेज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑपरेशन। क्योंकि देखिए जितनी भी कंपनी है, ज़्यादातर कंपनी इसी जो उसके पास अवेलेबल है उसी को यूज़ करती है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो देखिए कोई ना कोई चीज़ कम बेसी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अगर स्ट्रेटजी से यूज़ करता है तभी वो उसको वो मशीन मटेरियल या कैपिटल कैश जिस चीज़ की भी उसके पास कमी हो वो उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है और उसकी ज़रूरत को पूरा कर पाता है। क्या आता है फैसिलिटी प्लान बनाना। किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए? कैपेसिटी, लोकेशन और लेआउट को, मतलब फार्म की कितना काम करने की कैपेसिटी है, किस जगह में है फार्म, और लेआउट उसका बनावट किस हिसाब से, इसको ध्यान में रखते हुए। हाउ टू प्रोवाइड द लॉन्ग रेंज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट सर्विस फॉर ए फार्म इज क्रूशियल पार्ट ऑफ सेटिंग द ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। तो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का एक क्रूशियल पार्ट होता है कि वो कैसे मतलब फार्म को लंबे समय तक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस या सर्विस को प्रोड्यूस कर पाए, इसका अवेलेबल उसको कराना। लैंड में नीड टू बी परचेस्ड, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी मे हैव टू बी डेवलप्ड। लैंड ज़मीन जहाँ पे बनाना है करना है उस जगह को खरीदा जा सकता है, स्पेशल टेक्नोलॉजी को डेवलप की जा सकती है। न्यू इक्विपमेंट में नीड टू बी मेड और परचेज और इंस्टॉल्ड। नया जो इक्विपमेंट है उसको या तो बनाया जा सकता है या खरीदा जा सकता है या इंस्टॉल किया जा सकता है। चौथा एरिया है फंक्शनल स्ट्रैटेजी का ह्यूमन रिसोर्स, और उसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है चलिए जानते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी असिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग इन द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है इसका काम होता है कि ये इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का दरकार होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जा सके और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव किया जा सके। इट इन्वॉल्व 4 वे अप्रोच। इसमें 4 अप्रोच होते हैं। पहला है डेवलपिंग ए स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क बनाना कि किस तरीके से काम करेंगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उनका ट्रेनिंग किस तरीके से होगा, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें, उनको रेम्यूनरेशन किस तरीके से दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है जनरेटिंग HR मिशन स्टेटमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का क्या मिशन है उनको पहले से पता होना चाहिए, इसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है इसको। फिर आता है अप्लाइंग स्वोट एनालिसिस, यहाँ पे स्वोट एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस किसके? ह्यूमन बींग्स के, वर्कर लोगों का। मेकिंग HR प्लानिंग डिसीजन, ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से काम करेगा उनका प्लानिंग करना। ये 4 चीज़ें, 4 अप्रोच आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में। आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंप्राइज ऑफ वेरियस प्रैक्टिसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत सारे प्रैक्टिसेस करती है, जैसे कि पहला आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करती है कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से हम ट्रेन करेंगे, यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरा आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, किस तरीके से वर्कर लोगों को रिक्रूट करेंगे, बुलाएंगे किस तरीके से, न्यूज़पेपर के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, टीवी के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा। एंड सिलेक्शन, और उनको हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, किस हिसाब से छांटेंगे कि वो हमको ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे पाए। फिर तीसरा आता है हमारा इंडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, उनका रेम्यूनरेशन कैसा रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, गोल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इंडक्शन में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनका किस तरीके से ट्रेनिंग होगा, वो अच्छा तरीके से काम कर पाएंगे और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे पाएंगे। फिर आता है स्किल मैनेजमेंट, उनका स्किल्स, उनकी एफिशिएंसी को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ों पर ध्यान देना। रेम्यूनरेशन, कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा जिससे उनका भी काम चले और कंपनी भी अच्छी तरीके से चले। परफॉर्मेंस अप्राइजल, उनका काम किस तरीके से हो रहा है, एफिशिएंसी उनका कैसा है, वर्कर लोगों का, ये चीज़ों का भी एग्जामिनेशन करना, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल। फिर आता है हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, हर पर्सन का क्या कमी है, खूबी है, इस चीज़ों पे ध्यान देना, उसके हिसाब से उनको काम देना, इसको बोल सकते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, सही टाइम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, सही क्वालिटी में काम करे, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। पेरोल, उनको किस हिसाब से वेजेस दिया जाएगा, अदर बेनिफिट्स दी जाएगी, फ्रेंच बेनिफिट। उसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एंड एथिकल इश्यूज़, एम्प्लॉय को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, एंड एथिकल इश्यूज़, उनके बीच में कोई त्रुटि नहीं हो, मन मुटाव नहीं हो, उनका मतलब एथिकल मतलब उनके रेस्पेक्ट का ध्यान दिया जा सके। फिर आता है पर्सनल कॉस्ट प्लानिंग, एक एक वर्कर पे हमारा कितना कितना खर्चा आ रहा है, सभी तरह के खर्चे को मिला के मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स को, इन चीज़ों को देखना। फिर आता है लेबर रिलेशन, कंपनी का मैनेजमेंट का लेबर्स के साथ कैसा रिलेशन है, इन चीज़ों को ध्यान देने को बोलते हैं लेबर रिलेशंस। ये